नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच खिंची हुई तलवारों के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट यानी कि दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता पूरी तरह से अनिश्चितता के भंवर में फंसा हुआ था। ठीक इसी वक्त जब बाकी दुनिया इस क्राइसिस का रोना रो रही थी, तब पीछे एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला जा चुका था। बिना किसी शोर शराबे के रसिया और यूएई के साथ में मिलकर के एक ऐसी सॉलिड डील क्रैक की गई जिसने ग्लोबल ऑयल मार्केट के बड़े बड़े पंडितों को हैरान कर दिया। मैरीटाइम इंटेलिजेंस फर्म कैपलर का डेटा गवाही देता है कि जब पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई की दिक्कत थी, तब हमारे रिफाइनर्स ने अपने भंडार पूरी तरह से फुल कर लिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा पेच ये है कि हॉर्मुज खुलने से पहले ही भारत ने रसिया और यूएई से तेल की खरीद बढ़ा करके आखिर कौन सा बड़ा गेम खेल दिया है? क्या भारत ने पहले ही ग्लोबल एनर्जी मार्केट में होने वाले बड़े बदलाव का अंदाजा लगा करके अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दी थी? तो दोस्तों, हॉर्मुज स्ट्रेट कोई साधारण समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल इकोनॉमी की जुगलुर वेन है। ये ओमान और ईरान के बीच में फंसा हुआ एक ऐसा चोक पॉइंट है जिसे अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो दुनिया भर के देशों के अंदर पेट्रोल और डीजल के लिए हाहाकार मच सकता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा संकरा हाईवे है जहां से पूरी दुनिया का 20% तेल व्यापार गुजरता है। सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत और कतर जैसे दिग्गज तेल उत्पादक देशों का एक्सपोर्ट इसी एक रास्ते के ऊपर टिका हुआ है। जब अमेरिका और इजराइल से जुड़ी सैन्य हलचलों के बाद में ईरान द्वारा इस रास्ते पर नाकेबंदी की नौबत आई, तो इंश्योरेंस प्रीमियम रातों रात आसमान छूने लगा। जहाज़ों का किराया इतना ज़्यादा हो गया कि कई देशों ने अपने तेल आयात ही रोक दिए। लेकिन हमारी पॉलिसी ने इस ग्लोबल पैनिक को अपने लिए एक बहुत बड़े अवसर के रूप में बदल लिया। यहीं से सप्लाई को डाइवर्सिफाई करने यानी कि अलग अलग देशों के अंदर से सोर्स करने का दुनिया का सबसे स्मार्ट ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। जब दुनिया भर के देश महंगे क्रूड ऑयल के कारण अपनी इकोनॉमी को डूबने से बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे, तब हमने रसिया के साथ में अपने डील को और ज़्यादा आक्रामक कर दिया। दोस्तों, आंकड़े गवाही देते हैं कि 1 से लेकर के 19 जून के बीच में हमने रसिया से औसतन 2.66 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल उठाया है। ये आंकड़ा सिर्फ पिछले महीने के 1.91 मिलियन बैरल के मुकाबले एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक छलांग है। आज की तारीख में हमारे कुल तेल आयात के अंदर रसिया की हिस्सेदारी 40% से ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। दोस्तों, यूराल्स और सोकोल ग्रेड के कच्चे तेल पर मिल रहे भारी डिस्काउंट का स्पॉट मार्केट के अंदर पूरा फायदा उठाया गया। स्पॉट मार्केट का मतलब होता है तुरंत पेमेंट करके हाथों हाथ सस्ते के अंदर माल उठा लेना। ये एक ऐसा कदम था जिसने हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को एक अभेद्य किले के रूप में तब्दील कर दिया और दुनिया भर के सप्लायर्स को एक कड़ा संदेश दे दिया। दोस्तों, इस पूरी रणनीति के अंदर सबसे ज्यादा चौंकाने वाला बदलाव अमेरिका के साथ हुई एनर्जी ट्रेड ने दिखाया है। एक वक्त था जब हम अमेरिकी तेल पर भी काफी हद तक डिपेंडेंट हुआ करते थे और वो इसे एक कूटनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करता था। लेकिन हालिया ट्रेंड्स के मुताबिक अमेरिका से हमारा तेल आयात जो पहले 2,52,000 बैरल के आसपास था, वो एकदम से गोता लगा करके 91,000 बैरल पहुंच गया है। ये कोई सामान्य गिरावट नहीं है, बल्कि ये बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज है। ये इस बात का साफ संकेत है कि हम अपनी शर्तों पर व्यापार करते हैं। जहां हमें कीमत, सुरक्षा और सहूलियत मिलेगी, हम उसी देश के साथ में डील फाइनल करेंगे। किसी भी ग्लोबल पावर के दबाव में आकर के महंगे दामों पर एनर्जी खरीदना हमारी पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ है और बाहर है। और अब हमारी शर्तें ही मार्केट की रेट तय करती हैं। दोस्तों, वेनेजुएला की इस पूरे गेम के अंदर धमाकेदार एंट्री हुई है। उसने पश्चिमी देशों के होश उड़ा दिए हैं। हमने अपनी सप्लाई को डाइवर्सिफाई करने की पॉलिसी को इतना ज्यादा शानदार तरीके से लागू किया है कि वेनेजुएला अब हमारा चौथा सबसे बड़ा क्रूड सप्लायर बन गया है। वहां से हमने 2,09,000 बैरल प्रतिदिन की सॉलिड सप्लाई उठाई है। भारी ग्रेड वाले तेल को प्रोसेस करने वाली हमारी रिफाइनरीज के लिए ये एक बेहतरीन और सस्ता विकल्प साबित हुआ है।
इसके अलावा अटलांटिक बेसिन से भी खरीद बढ़ाई गई है। वेनेजुएला पर कई तरह के सैंक्शंस और रिस्क के बावजूद हमारी फॉरेन पॉलिसी की ताकत यही है कि हम दुनिया के किसी भी देश के साथ में अपने फायदे के लिए स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते हैं। ये नेटवर्क सुनिश्चित करता है कि अगर दुनिया के किसी एक हिस्से के अंदर भयंकर तनाव होता है तो हमारी फैक्ट्रीज और हमारी गाड़ियों का ईंधन एक सेकंड के लिए भी कम नहीं पड़ता। कच्चे तेल की कहानी तो पूरी दुनिया को समझ में आ गई, लेकिन प्राकृतिक गैस और एलपीजी के मोर्चे पर एक बहुत ही साइलेंट और असरदार लड़ाई लड़ी गई। कच्चे तेल और एलएनजी के आयात पर इस मिडिल ईस्ट के बवाल का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि हमने तुरंत दूसरे सप्लायर ढूंढ लिए। लेकिन एलपीजी की सप्लाई पर सबसे बुरा असर देखने को मिला। हम अपनी एलपीजी खपत का लगभग 65% हिस्सा इंपोर्ट करते हैं और इसमें से 90% खाड़ी देशों से ही आता है। इस भयंकर क्राइसिस के बीच में अमेरिका एक वैकल्पिक एलपीजी सप्लायर के तौर पर उभरा है। पिछले साल हुए एक लंबे समय के सप्लाई समझौते ने यहां बैकअप का काम किया। दोस्तों, भले ही शिपिंग का रास्ता लंबा होने के कारण ढुलाई का खर्च थोड़ा बढ़ गया, लेकिन हमारे घरों के चूल्हे बिना किसी रुकावट के जलते रहे और सप्लाई चेन कभी भी ब्रेक नहीं हुई। ये पूरी मास्टर प्लान रणनीति दिखाती है कि हम अब किसी भी ग्लोबल क्राइसिस के फटने का इंतजार नहीं करते। संकट आने से पहले ही उसका सॉलिड समाधान तैयार रखना हमारा रूटीन बन चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट में जब रुकावट की भनक भी लगी तो हमने बिना समय बर्बाद किए अपने सोर्सिंग पैटर्न को पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया। ओमान और नाइजीरिया जैसे देशों ने भी आनन फानन में अतिरिक्त कार्गो मंगवा लिए। इस सुपर प्रैक्टिकल अप्रोच ने साबित कर दिया कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी इंपोर्टर होने के नाते हम सिर्फ मूक दर्शक बनकर के नहीं बैठते हैं। हम मार्केट के रहमो करम पर नहीं जीते, बल्कि अपने भारी वॉल्यूम और स्मार्ट प्लानिंग के दम पर मार्केट को अपनी ज़रूरत के हिसाब से ड्राइव करने की कैपेसिटी रखते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध विराम पर सहमति बनने के बाद अब जाकर के हॉर्मुज के रास्ते से जहाज़ों की आवाजाही धीरे धीरे स्टार्ट हुई है। ये ग्लोबल मार्केट के लिए एक राहत की सांस है। हमारे 3 बड़े ऑयल टैंकर, जिनमें 8,60,000 टन से ज़्यादा कच्चा तेल भरा हुआ है, और एक विशाल एलएनजी कैरियर ने इसी समुद्री रास्ते से अपनी यात्रा फिर से स्टार्ट कर दी है। लेकिन इसके बावजूद टेंशन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ईरानी अधिकारियों और इजराइल के बीच में लगातार हो रही एग्रेसिव बयानबाजी से ये डर हर पल बना हुआ है कि हालात कभी भी यू टर्न ले सकते हैं। इसी डर को भांपते हुए हमने अपनी सप्लाई को पूरी तरह से डाइवर्सिफाई भी रखा है। हम अब दोबारा उस कमज़ोर स्थिति में नहीं लौटना चाहते जहां किसी एक देश का स्विच बंद होने पर हमारी पूरी मशीनरी ठप पड़ जाए। दोस्तों, कैपलर जैसी मैरीटाइम इंटेलिजेंस फर्म के बड़े एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि हालात को पूरी तरह से नॉर्मल होने में अभी कई हफ्ते या महीने लग सकते हैं। शिपिंग कंपनियों और ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनियों का भरोसा रातों रात वापस नहीं आता है। लिहाजा ये पत्थर की लकीर है कि रसिया हमारा सबसे अहम और बड़ा सप्लायर बना रहेगा। जून के आखिर तक रसिया से आयात का आंकड़ा 2.35 मिलियन बीपीडी को भी पार कर गया है, जो एक ऐसा रिकॉर्ड होगा जिसे तोड़ पाना मुश्किल है। दोस्तों, खाड़ी देश धीरे धीरे अपना मार्केट शेयर वापस पाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन अब उन्हें ये अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है कि हमारे पास में ऑप्शंस का पूरा समंदर है। हम अब एक ऐसे बायर बन चुके हैं जो क्वालिटी, प्राइस और डिलीवरी टाइम पर रत्ती भर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। रिफाइनरीज का ये डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर किसी अचूक निशाने से कम नहीं है। जब हॉर्मुज का रास्ता बंद होने की कगार पर था, तब ग्लोबल मार्केट के अंदर कच्चे तेल के दाम रॉकेट की रफ्तार से ऊपर भागने का रिस्क था। ऐसे पैनिक सिचुएशन के अंदर भी स्पॉट मार्केट के अंदर खरीदारी करना बहुत बड़ा जुआ होता है। लेकिन हमारे सिस्टम ने बहुत ही चालाकी से और ठंडे दिमाग से डिस्काउंटेड रशियन क्रूड का पूरा स्टॉक उठा लिया। इसका सीधा गणित यह है कि जहां पूरी दुनिया पैनिक बाइंग के डर से कांप रही थी, वहीं हम बेहद साइलेंट तरीके से अपने लिए सस्ती और सुरक्षित डील पक्की कर रहे थे। रिफाइनरी के अधिकारियों का अप्रोच पूरी तरीके से प्रैक्टिकल और नेशनल इंटरेस्ट से ड्राइव होता है। इसमें कोई इमोशन या फिर कोई सुपर पावर का दबाव काम नहीं करता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ देश का हित सबसे ऊपर रहता है। दोस्तों, अगर आप इन सभी इंटरनेशनल घटनाओं को एक साथ जोड़ करके देखेंगे तो एक बेहद ही पावरफुल और स्पष्ट तस्वीर उभर करके सामने आती है।
हमने रसिया से सस्ता तेल लिया ताकि हमारा इंपोर्ट बिल कम हो और महंगाई कंट्रोल में रहे। हमने यूएई से तुरंत डिलीवरी वाला तेल लिया ताकि हॉर्मोज ब्लॉक होने की पोजीशन में हमारी इमरजेंसी सप्लाई कभी भी बाधित ना हो। हमने अमेरिका से एलपीजी ली ताकि घरेलू मांग पूरी होती रहे और हमने वेनेजुएला जैसे कड़े प्रतिबंधों वाले देश से भी संपर्क साध करके अपना बैकअप मजबूत किया। ये डाइवर्सिफिकेशन का एक ऐसा क्लासिकल और आक्रामक उदाहरण है जिसे दुनिया के बड़े बड़े जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट आज स्टडी कर रहे हैं। अब हम किसी भी ग्लोबल शॉक के सामने घुटने नहीं टेकते, बल्कि उस शॉक को एब्जॉर्ब करने का अपना रास्ता पूरी दबंगई से खुद बनाते हैं। आज ग्लोबल ऑयल मैप की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। हॉर्मुज का रास्ता भले ही खुल गया हो, लेकिन हमने पूरी दुनिया को ये साफ साफ दिखा दिया है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी अब किसी एक समुद्री रास्ते के ऊपर किसी एक देश की मोहताज बिल्कुल नहीं है। हमने अपने ऑप्शंस के दरवाजे इतने ज्यादा खोल लिए हैं कि अब सप्लाई करने वाले देश खुद चल करके हमारे दरवाजे पर आते हैं। ये वो ताकत है जो बिना शोर मचाए हासिल की गई है और इसका असर आने वाले कई दशकों तक ग्लोबल इकोनॉमी पर दिखाई देगा। आगे चाहे जो भी इंटरनेशनल उथल पुथल हो, हमारी रिफाइनरीज और हमारे रणनीतिकारों ने एक ऐसा मजबूत किलेबंदी तैयार कर लिया है जिसे भेद पाना अब दुनिया की किसी भी ताकत के बस की बात नहीं है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ग्लोबल मार्केट के अंदर ये एग्रेसिव अप्रोच आने वाले टाइम में दुनिया के बाकी बड़े देशों को भी अपनी फॉरेन और एनर्जी पॉलिसी बदलने पर पूरी तरह मजबूर कर देगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नमस्कार दोस्तों।